हम लोग पढ़ रहे थे क्या बाबू? तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण में मैंने कहा था इसमें हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना था। जो एक था उसका क्या नाम था? महमूद गजनी, ठीक है। और एक जो था वो कौन था? मुहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी, या कहीं कहीं गौरी लिख के आएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। तो ध्यान से देखो, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग महमूद गजनी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था, है ना। आज का जो क्लास होगा वो किसके बारे में होगा? मोहम्मद गौरी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। यह भी हमारा तुर्क आक्रमणकारी ही था। कौन था ये? तुर्क आक्रमणकारी था। अब ध्यान से देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी को। किसको पढ़ने वाले हैं? मोहम्मद गौरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। अब मोहम्मद गौरी, आपके सामने ये जो मानचित्र दिख रहा है ये भारत का है, ठीक है। और आप देखो, उस समय जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था भारत देश में, तो भारत पाकिस्तान जो था ये भारत का ही हिस्सा था। अरे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तब न बंटवारा हुआ। उसके पहले जो पाकिस्तान था वो कहाँ का इलाका था? ये हमारे भारत का ही हिस्सा था कि नहीं था? था, बहुत बढ़िया। इसके बाद पाकिस्तान के बाद क्या आता है? अफ़गानिस्तान आता है। मैंने आपको बताया था अफ़गानिस्तान में ही यहाँ पर क्या था? गजनी साम्राज्य था। क्या था? गजनी साम्राज्य था, गजनी था, है ना। पाकिस्तान में यहाँ पे लाहौर है। क्या है बाबू? लाहौर है। और यहीं पे है मुल्तान। क्या है? मुल्तान है। क्या है? मुल्तान। तो ध्यान से इसका लोकेशन अभी देखो पहले। ये हमारा लाहौर है और ये जो है वो क्या है? मुल्तान है। क्लियर हो गई बात? अभी इनका जिक्र आने वाला है, इसलिए पहले मैप पे जगहों का लोकेशन देख लो, कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपका पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा आता है ना, हरियाणा। और यहीं पे दिल्ली है। क्या है बाबू? दिल्ली है। और इसी दिल्ली के पास यहीं पे हरियाणा और दिल्ली के बीच में है ना, थोड़ा सा यहीं पे आपका है तराइन है। क्या पे है? तराइन। आप पढ़ोगे तराइन का युद्ध, अभी पढ़ोगे तराइन का युद्ध, तो लोकेशन देख लो, तराइन है। यहीं पे इसके बगल में ही पानीपत है। क्या है बाबू? पानीपत। तो पानीपत का युद्ध अभी नहीं पढ़ना है। जब मैं मुगल वंश मुगल काल पढ़ाऊंगा तो बाबर का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। तो जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लोकेशन जान लो। ये क्या है बाबू? पानीपत है, ठीक है। यहीं पर एक उत्तर प्रदेश में आपका कन्नौज है। क्या है? कन्नौज है, जो कि आज फिरोजाबाद है। क्या है? फिरोजाबाद जो ज़िला है वहीं पहले कन्नौज हुआ करता था। और यहाँ पे आप पढ़ोगे चंदावर। क्या पढ़ोगे? चंदावर। तो जो चंदावर था वो यहीं पे था, यहाँ लोकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से मैप हम देख लिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। एक चीज़ और देखो, ये गुजरात है ना, यहीं पे गुजरात में ही एक जगह था जिसका नाम था पाटन। क्या नाम था? पाटन। क्लियर है? अब आइए हम एक एक को पकड़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो, जो मोहम्मद गौरी था ना, सबसे पहले तो आपके परीक्षा में मोहम्मद गौरी का नाम पूछता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, है ना। तो इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्लियर है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका एक और नाम था मुइजुद्दीन, है ना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे
मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सास, ये इसका एक और नाम था, मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सास। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सास किसका पूरा नाम था, तो आप क्या बताओगे? मुहम्मद गौरी का। तो दो नाम आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखोगे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। दूसरा नाम क्या है? मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सास, इसी का नाम था। क्लियर है? अब ध्यान से देखो। अब कहता है कि जो मोहम्मद गौरी था ना, ये गजनी की गद्दी पर, कहता है 1173 ईस्वी में। कब बाबू? 1173 ईस्वी में इस गजनी की गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? गजनी की गद्दी पर बैठा। तो आप दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य की गद्दी पर सन 1173 ईस्वी में बैठा। ठीक है, तो मैं लिख दूं, तो बोलो क्या लिखूं? मोहम्मद गौरी गजनी, या इसी को गौर का शासक कहा जाता है। मोहम्मद गौरी को कहाँ का शासक कहा जाता है? ये गौर कहाँ था? इसी गजनी में था, और ये गजनी का ही सम्राट बना, शासक बना, इसलिए इसको गौर का शासक कहा जाता है। ठीक है ना? तो मोहम्मद गौरी गजनी की गद्दी पर कब बैठा भाई? 1173 ईस्वी में बैठा। ठीक है ना? में बैठा, मतलब शासक बन गया, गजनी का शासक हो गया। अब यहाँ पे इसका शासन हो गया। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक हो गया? यहाँ का, गजनी का। अब जैसे ही गजनी का शासक बन गया, देखो मैप पे इसको समझते चलो। पीछे पवन, यहाँ देखो, लिखो नहीं अभी। तो गजनी का शासक बनने के बाद अब इसके मन में भी लालच भरा हुआ था। ये भी भारत की धन संपत्ति को देखकर इसकी आंखें चौंधिया गई थी, है ना? इसके आंखों में चमक थी भाई, उस सोने और चांदी को पाने के लिए, उस धन दौलत को पाने के लिए, जिस धन दौलत को लूटकर इसके पहले वाले जो शासक थे महमूद गजनी द्वारा ले जाया गया था। और जो महमूद गजनी जब हमारे भारत से धन संपत्ति को लूटकर गजनी ले गया, तो गजनी साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गया था उस समय। क्यों? क्योंकि सारा का सारा धन भारत का था, लेकिन ये लोग क्या किए? लूट कर ले जाकर और अपना विकास करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब ये शासक बना मोहम्मद गौरी, तो इसके दिमाग में भी ये था, और कहा जाता है कि शासक वही लंबे समय तक शासन कर सकता है जो धन और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से मजबूत हो। केवल सैनिक हो उसके पास, शारीरिक रूप से मजबूत हो, अगर धन न हो, उसका कोष खाली हो, तो वह राजा ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता बिना धन का। बिना धन का उसकी सेना भी संगठित नहीं रह सकती है, क्योंकि सेना को भी वेतन देना पड़ता है, तब जाके सेना संगठित होकर आपके साथ युद्ध में लड़ती है। अगर आप उसको वेतन देना छोड़ दो, बंद कर दो, तो सेना भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगी, लगेगी अपना अपना काम करने, है ना? सैनिकों का काम कोई नहीं करेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी जो मोहम्मद गौरी था, वो भारत देश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगा। तो जैसे ही वो 1173 में बना, उसके जस्ट बाद लगभग 1175 में इसका पहला आक्रमण होता है भारत देश पर। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत देश पर होता है, और वो होता है मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध होता है? मुल्तान के विरुद्ध होता है। उस समय ये पाकिस्तान वाला पूरा हिस्सा भारत का ही हिस्सा था, है ना? 1947 में आज ये अलग हुआ, बंटवारा हुआ। तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि हम 1175 की बात कर रहे हैं, तो 1175 में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध, तो वो किस पे आक्रमण था? भारत देश पर ही आक्रमण था। इसीलिए आपसे अगर प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पे प्रथम आक्रमण कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे? 1175 ईस्वी में किया गया था, और भारत के किस स्थान पे? मुल्तान पर किया गया था। और मोहम्मद गौरी ने पहला भारत के विरुद्ध आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे ही यहाँ पे कब्जा कर लिया, है ना, अब उसकी नज़र कहाँ पड़ी? पाटन पर पड़ी, गुजरात में, है ना? पाटन पे पड़ी। अब क्या हुआ
1175 के बाद लगभग 1178 ईस्वी में, कब बाबू? 1178 ईस्वी में। तो पहले मैं ये पॉइंट लिख दूं क्या? मैं लिख दे रहा हूँ तीसरा पॉइंट। क्या लिखूं? मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में 75 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहां देखो, अब यहां से ये कहां आ रहा है? पाटन, गुजरात पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। मैप पे कहानी को समझते चलना। अब सुनो, मुल्तान पे जब कब्जा कर लिया उसके बाद कहाँ आया? पाटन, गुजरात पे आया। और पाटन में, गुजरात पे, यहाँ पे सोलंकी वंश का शासन था। सोलंकी वंश का शासन था यहाँ पे, इस क्षेत्र में, पूरा गुजरात एरिया पे। और सोलंकी लिखे हैं, सोलंकी, सॉरी, अरे तुम लोग बना लिया करना भाई, सोलंकी। अब ठीक है, चलो। सोलंकी वंश का शासन था यहाँ पे इस पूरे एरिया में। और सोलंकी वंश का एक शासक बहुत ही महान योद्धा था जिसका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम सेकेंड। भीम द्वितीय शासन कर रहा था। क्लियर है? अब देखो, जैसे ही महमूद गजनी 1178 ईस्वी में अपनी सेना को लेकर चला और पाटन पर, गुजरात पर आक्रमण किया, तो भीम द्वितीय से उसका सामना हुआ। और भीम द्वितीय उस समय का बहुत बड़ा योद्धा था, है ना? उसके पास सैनिक शक्ति भी बहुत बड़ी थी और ये व्यक्तिगत रूप से भी एक महान योद्धा था। ठीक है? और बहुत घमासान युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में। और इतिहासकार लिखते हैं कि भीम द्वितीय इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक था कि मोहम्मद गौरी को बहुत मार मारा। ठीक है ना? और तुम लोगों की भाषा में पटक पटक के मारा, है ना? इतना मारा, इतना बुरी तरह से हराया, इतना बुरी तरह से हराया कि मोहम्मद गौरी किसी तरह से अपना जान बचा के भाग गया। ठीक है? तो मोहम्मद गौरी यहाँ से जान बचा के भाग गया किसी तरह से। किसने हराया? भीम द्वितीय ने उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट याद रखना कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पाटन के विरुद्ध, पाटन में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। फिर क्या लिखूं? फिर वहां पे लिखना वहां का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। अब यहाँ पटक के पराजित किया नहीं, ठीक है? गौरी को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है ना? आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? अभी नहीं, अब पेपर में तुम लोग ऐसे लिख के मत चले आना कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पटक पटक के पराजित किया, है ना? तो कहेगा कौन मास्टर पढ़ा रहा है जी, तो हमारा हम नाम मत लेना भाई। हाँ, अब देखो, तो ये तो भाग गया। फिर 1178 तक ये कहानी चलती रही। ठीक है? अब इसका दिमाग खराब हो गया, बेइज्जती का बदला, है ना? बेइज्जती हुआ था भाई, युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ कायर कहा जाने लगा मोहम्मद गौरी को। और जब भीम द्वितीय हरा दिया तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है? अब ध्यान से देखो, उसके बाद ये फिर भाग के कहाँ चला गया? गजनी लौट गया। और जब गजनी गया, इसके दिमाग में फिर खुराफात चलने लगा। तो फिर ये अपनी सेना को संगठित करने लगा। ठीक है? संगठित करने के बाद सेना को
ये युद्ध होता है जब आता है पृथ्वीराज चौहान से। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो ये इसका जो युद्ध है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पहला सुनो, लिखो नहीं अभी। पहला है, कहता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या लिख रहा हूँ जी आजकल? तराइन का प्रथम युद्ध। अब ध्यान से देखो, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसका डेट था 1191। कब था? 1191। अब ध्यान से देखना बाबू, 1178 में पीट पाट के भगा दिया गया उसको। उसके बाद फिर सेना को संगठित किया और उसके बाद कब आया? 1191 में आता है। और 1191 में आता है तो तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कहाँ पे है? देखो यहाँ पे। कहाँ पे है? यहाँ पर है। हरियाणा और दिल्ली के बीच का एक स्थान था तराइन का युद्ध। उस समय इस पूरे रीजन में पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का शासन था। और चौहान वंश के शासक में पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, तो इसका जो युद्ध होता है, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो क्या याद रखोगे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। अब देखो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान उस समय का सबसे प्रतापी और बहुत महान शासक था, है ना। फिर आता है मोहम्मद गौरी, तराइन के युद्ध क्षेत्र में लड़ाई होती है। फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान फिर पटक के मारता है। क्या करता है? फिर मारता है, खूब मारता है, लात घूसों से बौछार कर देता है। मतलब युद्ध होता है भाई, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, है ना। इतना पिटहू रही सुन लो, इतना ज्यादा युद्ध में बुरी तरह से पराजित होता है। क्या होता है? युद्ध में बुरी तरह से पराजित होता है। तो कहा जाता है कि याद रखिएगा, बहुत घमासान युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से युद्ध में पराजित कर देते हैं। फिर जो मोहम्मद गौरी है फिर भागता है और भाग के कहाँ जाता है? फिर अपने घर लौट जाता है, गजनी चला जाता है। ठीक है, अब जब पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं, हराने के बाद इनको लगता है कि बस अब मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। होता है ना कि एक बार अगर आप फर्स्ट आ गए, टॉप कर गए, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है कि भैया अब तो हमारे जैसा पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। तो उसके बाद शुरू होती है लापरवाही का क्रम शुरू होता है और कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट तो अइबे करेंगे। और उसके बाद जैसे ही अगला टेस्ट या अगला पेपर होता है, उसके बाद फुस, आपका घमंड खत्म। सेम कंडीशन इसके साथ हुआ। पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया, अब ये लापरवाह हो गया, कहा कि एक बार तो तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण कर दिया, हम पटक के मारे और भगा दिए, अब वो दोबारा हमारे तरफ झांकने भी नहीं आएंगे, है ना। लेकिन मोहम्मद गौरी उसमें का आदमी नहीं था, है ना। वो गया, फिर लगा सेना संगठित करने और कहा कि रुक जाओ पृथ्वीराज चौहान, तुमको मैं बताता हूँ। तब संगठित करके उसके बाद फिर तराइन के क्षेत्र में आ पहुँचता है, धमक जाता है ना। और ये होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ ये प्रथम में, ठीक है ना। प्रथम में क्या याद रखना है? पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया, मतलब इनके बीच में युद्ध हुआ, तो इसका परिणाम क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान युद्ध को जीत लिया। अब आओ देखो, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ भाई? वो कब हुआ? 1192 में, ठीक उसके अगले साल 91 में हार के गया। एकदम जो है प्रतिशोध की भावना लेकर बैठा हुआ था गजनी की गद्दी पर। और फिर सेना संगठित किया, फिर अगले साल आया तराइन के युद्ध में
और फिर ललकारा पृथ्वीराज चौहान को, है ना, कहा कि आ जाओ आमना सामना हो जाए। इस बार मोहम्मद गौरी एक लगभग, इतिहासकार लिखते हैं लगभग 1,20,000 की सेना लेकर आता है, लगभग 1,20,000 की सेना लेकर आता है, जिसमें बहुत सारे जो है लगभग 30,000 या 20,000 के आसपास उसमें लिखा गया है कि घुड़सवार सैनिक थे, तीरंदाज थे जो धनुष चला सकते थे घोड़े पे दौड़ते दौड़ते, है ना, इतनी सेना लेकर गई। और पृथ्वीराज चौहान तराई के युद्ध में लगभग कहा जाता है उसका दोगुना 30 लाख सेना खड़ा कर दिया। अब देखो मोहम्मद गौरी की सेना के आगे जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, इसका 1,20,000, उसका लगभग 3 लाख। अब मोहम्मद गौरी क्या हुआ, थोड़ा सा होपलेस हो गया, भाई तराई के युद्ध में खड़ी थी दोनों सेना आमने सामने। अब पृथ्वीराज चौहान फिर जो है थोड़ा लापरवाही कर दिया, है ना, कहा कि मेरी सेना इतनी ज़्यादा है और उसकी सेना कम है तो स्वाभाविक सी बात हम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान की मात हो गई, सोच की जो है मात हो गई। कैसे, जो मोहम्मद गौरी था वो बहुत कुशल नेतृत्व कर रहा था अपनी सेना का और उसकी सेना सुसंगठित सुव्यवस्थित थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की भले सेना ज़्यादा थी लेकिन संगठित नहीं थी। उनका एक बहुत बड़ा योद्धा जो उनका सेनापति था वो कहीं और युद्ध में रत था, कहीं युद्ध लड़ रहा था, वो इस युद्ध में नहीं आ पाया था। ये भी एक उनकी कमी निकल गई और पूरी सेना छिन्न भिन्न, कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं था और बहुत घमासान युद्ध होता है, बहुत घमासान। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह पराजय हो जाती है ना, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं। तो ये युद्ध किनके बीच होता है भाई, मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। और इस युद्ध में कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है, विजयी। क्लियर हो गया बात। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। कौन जीता था, कौन हारा था, क्लियर हो गई बात। अब ये हार गया तो ये जाते समय हारने के बाद इनको बचाने का प्रयास किया गया पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना इनको पकड़ लेती है और पकड़ के मोहम्मद गौरी इनको कहाँ लेके चला गया, गजनी लेकर चला गया बंदी बना के। ठीक है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, मृत्यु हो गई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या था, ध्यान से सुनिए। एक आप पढ़ोगे कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक रहते थे चंद बरदाई थे, ठीक है ना। और इनकी जो रचना थी उस रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो। ये रचना कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। फिर गड़बड़ा दिए, पृथ्वीराज रासो, ठीक है क्या। चलो देखो यहाँ पे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहते थे। ये कौन है, कवि, बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने एक रचना किया था जिस रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में और उनके शासन प्रणाली के बारे में बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है इस किताब में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा है इस किताब के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के गजनी लेकर चला गया था, इनके अनुसार। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्ध में इनको हत्या कर दी गई थी, मार दिए गए थे। लेकिन इनका कवि लिखता है कि इनको बंदी बना के गजनी ले गया था और साथ साथ में इसको भी ले गया था, है ना, साथ साथ में इसको भी मोहम्मद गौरी लेकर गया था। और सजा के रूप में पृथ्वीराज चौहान को बांध के सभा के सामने, सबके सामने गरम करके, सरिया जानते हो ना, लोहे का छड़, गरम करके उसकी आंखों में, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, आंखों में घुसा दिया गया था सरिया। और पृथ्वीराज चौहान दोनों आंखों से अंधे हो गए थे। ठीक है,
लेकिन एक कहानी चलती, उस कहानी को सुनो, सुनोगे? पूरी सभा थी, ठीक है। अब इसका कवि जो है अपने राजा से बड़ा प्रेम करता था, उसके बारे में बड़ा सोचता था। सुनो, पृथ्वीराज चौहान मूवी निकली थी, कितने लोग देखे हैं? हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान नहीं देखे हैं? बस एक लड़का हाथ उठाया, क्या बात है। और कबीर सिंह मूवी कितने लोग देखे हैं? कबीर सिंह देखे भी होगे तो नहीं उठाओगे, मैं जानता हूँ। ईमानदारी से बता, कबीर सिंह कितने लोग देखे हैं? बस इसमें भी एक। अच्छा, लैला मजनू? अरे भाई ईमानदारी से उठाओ, लैला मजनू कितने लोग देखे हैं? बस 3 लोग। बागवान कितने लोग देखे हैं? अब उठेगा हाथ, अब ऐसा ऐसा नाम लूंगा कि उठेगा। ऐसी मूवियाँ जो हिस्टोरिकल आती है ना, हिस्ट्री पे बेस्ड होती हैं, उसको देखना चाहिए। आ जाओ। अब इन्होंने देखो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो थे, इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि ये बंदी बना के मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ले जाता है गौरी में, और बंदी बना लेता है, कारावास में डाल देता है। उनकी आंखें गर्म सरिया डाल के उसकी आंखें फोड़ देता है ना। दोनों आंखों से अंधे हो जाते हैं। और उनको, इस कवि को फिक्र रहता है कि मैं अपने राजा को कैसे बचाऊं, कैसे छुड़ाऊं, है ना। कैसे मोहम्मद गौरी से बदला लिया जाए, कैसे उसका वध किया जाए, कैसे उसको मारा जाए। तब वो षड्यंत्र रचता है और किसी तरह से यह सूचना पहुंचवाता है मोहम्मद गौरी के पास कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। क्या चलाते हैं? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण का मतलब जानते हैं? रामायण कितने लोग देखे हैं? अरे रामायण महाभारत वगैरह देखा करो भाई बढ़िया से, ठीक है। उसमें आप देखे होगे श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार जब जा रहे होते हैं अपने अंधे माता पिताजी को लेकर तीर्थ यात्रा पे, और जब पानी भरने जाते हैं तो राजा दशरथ, जो राम जी के पिताजी, राजा दशरथ शिकार पर निकले रहते हैं। तब क्या होता है, बस पानी की गुड़गुड़ाहट होती है, तो उस शब्द को सुनकर, गुड़गुड़ाहट को सुनकर, ध्वनि को सुनकर उसी दिशा में वो बाण चला देते हैं और जाके श्रवण कुमार के लग जाती है, और श्रवण कुमार वहीं पे मर जाते हैं। तो वही श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैं मर रहा हूँ अपने माता पिता के वियोग, उसी तरह से तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। इसीलिए जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है तो फिर उनके वियोग में ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब देखो, तो वहां पे वो शब्द भेदी बाण चला रहे थे, केवल शब्द को सुनकर निशाना लगाना, उसी को हम कहते हैं शब्द भेदी बाण चलाना। क्लियर हो गई बात? तो वो शब्द भेदी बाण चलाना किनको आता था? पृथ्वीराज चौहान। तो ये सूचना किसी तरह से कहाँ पहुंचवा दिया? गजनी के राजा मोहम्मद गौरी के पास। अब मोहम्मद गौरी जैसे ही सुना कि ये शब्द भेदी बाण, मतलब अंधा है फिर भी ये निशाना एकदम सही लगाएगा, तो उसके अंदर उत्सुकता हुई। कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि बिना देखे कोई कैसे निशाना सही लगा सकता है। पूरी सभा बुलाया, है ना। फिल्मों में देखोगे ऐसे बैठने के लिए जगह होता है, बीच में पूरा एक फील्ड होता है। पूरी सभा हुई और ये जो है गद्दी पर बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी, ऊंचाई पे, है ना। अब देखो, कहा गया उसके ऊपर एक रखा गया, ठीक है, और कहा गया कि इसी पे मारना है, इसी में बीचों बीच पे मारना है। तो इसका कवि कहा, जो चंद बरदाई था, कहा कि महाराज ये तभी मार पाएंगे जब मैं उनको कहूँगा, मैं कविता बोलूँगा, तो उस कविता को सुनकर ये अंदाज़ा लगा के एकदम सटीक निशाना लगाएंगे। तो अब ये बहुत खुश हुआ, कहे कि ठीक है। ये अरबी जानता था, फारसी जानता था, लेकिन संस्कृत और उर्दू हिंदी नहीं जानता था। और ये रचना करते थे संस्कृत में, हिंदी में, ठीक है, और बोलते भी थे। तो केवल पृथ्वीराज चौहान समझ सकते थे, वहाँ पे और कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि गजनी में सारे लोग अरबी भाषा जानते थे। अब सभा बन गई, सुल्तान बैठा है ना, और उसके ऊपर तख्ती लग गई, ऊंचाई पे बैठा, ऊंचाई पे तख्ती लग गई, और उनको जो है पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण दे दिया गया और कहा गया कि अब निशाना लगाइए। तो उनका जो कवि था वो क्या बोल रहा है पता है? बोल रहा है 4 बांस 24 गज, है ना, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, है ना। अब जो है मतलब बता दिए कि कितना ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, चूकना नहीं है सुल्तान। तुरंत उठाता अपना तीर धनुष, मारता धड़ाक से, मोहम्मद गौरी खत्म।
तो इतना बढ़िया कविता बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, मार देता है तुरंत जो वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो ये सब कहानी इस किताब में लिखा गया, उसके अनुसार कुछ और कहानी चलती है, लेकिन इतिहासकार कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। और एक और कहानी सुन लो, इसी में लिखा हुआ है। कहता है कि जब मोहम्मद गौरी तराई का द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए आया, तो जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान अपने अगल बगल के शासकों से सहायता मांगने के लिए गए। ठीक है, अगल बगल के सारे लोग सहायता किए, अपनी अपनी कुछ कुछ सेना इसके लिए युद्ध लड़ने के लिए भेज दिए। लेकिन जो कन्नौज का शासक जयचंद था, कौन था? कन्नौज का शासक जो जयचंद था, वो जो है सहायता करने से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, है ना, वो सेना नहीं भेजता है। तो इसके पीछे रीज़न बताता है इस किताब में, चंद्रबरदाई बताता है कि जयचंद की एक पुत्री थी, है ना, जिसका क्या नाम था? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। और संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इसकी पुत्री किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। और ये पृथ्वीराज चौहान गए और उसको उठा लाए, मतलब उसका अपहरण कर लिए। क्या कर लिए? अपहरण कर लिए थे, जिसके वजह से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत रुष्ट हुए बैठा था। कहता था कि मेरी बेटी को उठा के ले गया है, मैं उसकी सहायता करूंगा? नहीं करूंगा, मरने दो, है ना। तो इस कारण से ये जो है सहायता इस युद्ध में नहीं करता है, ऐसा ये बताते हैं। लेकिन इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए आइए। इसके बाद जो तीसरा युद्ध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कब होता है? चंदावर का युद्ध। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1194 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। किसके? जयचंद। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। इसमें कौन हार गया? जयचंद की पराजय हो गई। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जयचंद की पराजय हो गई, पराजय हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये याद रखिएगा। तो कन्नौज का जो शासक था वो कौन था? जयचंद था। और जो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, किसके विरुद्ध हुआ? जयचंद के विरुद्ध हुआ, है ना। चंदावर के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। चंदावर यहाँ पे लोकेशन भी देख लो, यहीं पे युद्ध हुआ और यहीं पे युद्ध में जो है जयचंद पराजित हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे पूरा लूटपाट मचा दिया, मोहम्मद गौरी पूरा लूट लिया। और लूट के जब जाने लगा तो कहा कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ठीक है, लूट कर जाने लगा और जाते जाते जितने लोगों को गुलाम बनाया था ना, उन गुलाम लोगों को अपना जीता हुआ प्रांत देते हुए कहा कि लो ऐश करो, लो ये लो, यहाँ का राजा तुम बन जाओ, यहाँ का राजा तुम बन जाओ। और अपने गुलामों को सारा विजित प्रदेश, जीता हुआ प्रदेश देते हुए फिर बेचारा कहाँ लौट गया? गजनी चला गया। और जब गजनी गया तो जब गजनी गया ना, तो इसका 15 मार्च, कब बाबू? 15 मार्च। और जो डेट था वो था 1206 ईस्वी में इसकी इसी गजनी में हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसको गजनी में इसके लोग ही क्या कर दिए? इसकी हत्या कर दिए। बात समझ में आ गई? इस तरह से इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा मोहम्मद गौरी का पूरा इतिहास रहा। और कुछ पॉइंट देख लो। एक पॉइंट देखो, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया है, देखो ध्यान से। मोहम्मद गौरी एक सिक्का का प्रचलन किया था, एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्के पर दो तरफ होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं एक सिक्के के। तो सिक्के पे एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र उकेरा गया था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कलमा लिखा गया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि किसने ऐसा सिक्का प्रचलित किया था
जिस सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र था और दूसरी तरफ कलमा लिखा गया था, तो किसने प्रचलित किया था? मोहम्मद गौरी ने ऐसा सिक्का प्रचलन में लाया था। क्लियर है? जिसपे देवी लक्ष्मी का भी चित्र अंकित है। क्लियर है? तो इतना लिखिए, फिर अभी थोड़ा सा बता देते हैं। गुलाम वंश, हाँ चांदी का ही चलाया था। हाँ सुनो, अब आपको बोलना है, तैयार हैं? सीधे तो हो जाओ पहले, अब तो बहादुरी दिखा दो। खड़े हो के नहीं बोल रहे, बैठे बैठे बोलना है तो थोड़ा मुंह चला लो। बोलोगे ना? देखो अभी भी लिख रहे हैं सब। कब तक लिखोगे? बगल गिर तुम्हारा कब तक लिखेगा? चलिए बताओ, मोहम्मद गौरी का पहला पॉइंट बोलो। नहीं मजा आया? ना ना ना, कंजूसी वाला काम नहीं करो, चिल्लाओ, थोड़ा एनर्जी निकालो। चलो, मोहम्मद गौरी का नाम क्या था? पक्का? चलो चलो, दूसरा पॉइंट बोलो बाबू। तीसरा पॉइंट, क्या बोले हो? ऐसा तुम लोग शांत रहोगे, थोड़ा लड़के बोल दें, उनका आवाज़ ही मेरे पास नहीं आ रहा है, रास्ते में ही खो जा रहा है। लड़कियां शांत रहेंगी, लड़के तैयार हो? चलो, आपको चौथा पॉइंट बोलना है, ठीक है ना? मैं बोलूँगा तो चलो चौथा पॉइंट बोलो। मैंने तराई का युद्ध यही लड़ लोगे हो, मार मार एकदम, है ना? देख रहे हो कैसे बोल रहे हैं सर? आप लोग शांत रहना। चौथा पॉइंट आप लोग बोलना है, ठीक है ना? चलिए चौथा पॉइंट बोलो। शुरुआत में तो खूब तेज, और उसके बाद युद्ध लड़ते लड़ते खत्म। चलिए भाई, चलो बताओ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच? कौन जीता? ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? इसमें कौन जीता? चंदावर का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? इसमें कौन जीता? मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए और कुछ बचा है? जयचंद की पुत्री का नाम भूल गए क्या? क्या नाम था? किसके अनुसार? मतलब इसकी कहानी में आया था। चलो, चंद बरदाई ने क्या लिखा है? याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि किसकी रचना है। ठीक है, चलिए जाइए, कल याद करके आना है, पूछूंगा। लिख लिए हो क्या? हाँ,